चलो भैया, कुछ लोग नए आए होंगे आज। कितने लोग नए हैं आज? पहली क्लास, मेरी पहली क्लास कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। 8-10 लोग। चलो, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। या जिनका छूट गया उसी से पीडीएफ से नोट कर लेना। ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था, वो एकदम सिंपल सिंपल है। ठीक। जहाँ नहीं समझ में आएगा मिल के पूछ लेना कभी। अगर मिल जाएंगे तो। नहीं मिलेंगे तो फिर और भी डाउट फैकल्टी वाले नीचे सब बैठे रहते हैं, किसी से पूछ लेना, सब बता देंगे। ठीक है, लेकिन हमसे पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज तो मुश्किल है मिलना, क्योंकि 4 क्लासेस हैं लगातार, 2 क्लास इधर 2 क्लास कपूरथला। बीच में 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे हो सकता है। या देखिए, जो चीज़ें पढ़ाएंगे उसको एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाया था, उसका इंट्रोडक्शन था, है ना? तो एनसीईआरटी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए, लेकिन आगे के लिए एनसीईआरटी आप रख लीजिएगा। चलिए देखिए क्या बता रहे हैं स्टार्टिंग में। टिश्यू टिश्यू में कह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जो है, कह रहे हैं प्रीसीडिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? एनिमल किंगडम। पहला चैप्टर तो यही था जूलॉजी का हम लोग का, एनिमल किंगडम। कह रहे हैं कि प्रीसीडिंग चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जबकि पढ़े नहीं हैं। आप प्राइमरी मेमोरी के हिसाब से सोच लीजिएगा आपने पढ़ लिया है। कह रहे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसमें आपने क्या पढ़ा होगा? यूनिसेलर पढ़ा होगा, मल्टी सेलर पढ़ा होगा। यूनिसेलर समझ ही रहे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेल मेनी, जैसे कि हम लोग हैं, कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। जो लोग मेनी सेल्स से बने वही मल्टी सेलर हैं। और आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम में। अब इन्होंने कहा कि यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, में सारे फंक्शंस, मतलब उनकी लाइफ के लिए जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे कुछ फंक्शन इन्होंने दिया है, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, परफॉर्म बाय सिंगल सेल्स। मतलब कि सारा काम उनकी सिंगल सेल में ही हो जाता है, उनको ये सारे फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए डिफरेंट सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। जबकि वही चीज़ अगर देखते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलर एनिमल्स, जैसे कि हम लोग की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अगर देखेंगे, यही सारे सेम बेसिक फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। मतलब वही सारा काम डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर में होता है। ठीक। और वो भी कैसे होता है? वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होता है। मैंने आपको बताया भी था कि ज़्यादा इफिशियंट कौन है, यूनिसेलर नहीं होता, मल्टी सेलर ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। इसलिए तो उसका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि एक बार में ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करा सकता है वो। अब देखिए करें, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया है बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लाइक हाइड्रा की बात। हाइड्रा की ही बात क्यों किया? मैंने बताया था कि जो है टिश्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सिलेंटेड फाइलम से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसलिए बता रहे हैं कि इन्होंने हाइड्रा का नाम लिया। हाइड्रा जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है। इनका इसकी बॉडी जो होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बनी होती है। और नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक एक तरह की जो सेल्स होती हैं वो 1000 के नंबर में हो सकती हैं। ठीक है। ये बात आपसे पूछी जाती है। एक तरह की सेल होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये जो एक एक तरह की सेल्स होती है, सैकड़ों में होती हैं कि थाउजेंड्स में होती है, इन सब का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब कह रहे हैं जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ह्यूमन बॉडी अपनी बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती है, ध्यान रखिएगा, बिलियन को मिलियन में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती है, परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हम लोग ढेर सारे फंक्शन को एक साथ में परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक। अब कह रहे हैं कि हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, मतलब आइए देखते हैं हम लोग की बॉडी में कैसी ये एक साथ मिलकर के काम करती हैं। अब इन्होंने टिश्यू को डिफाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है। ये जो मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं, उनमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप हो, और साथ में उसकी क्या हो, इंटरसेलुलर सबस्टेंस। इंटरसेलुलर सबस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो सेल के बीच में स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं।
इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो सब्सटेंस होता है उसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, इसी को मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होता है, अच्छा इंटर को कभी कभी इंट्रा भी कर दिया जाता है, तो ध्यान रखना इंटर इंट्रा में फर्क है। इंट्रा का मतलब विद इन द सेल हो जाएगा, इंटर का मतलब बिटवीन द सेल होगा, ठीक। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हो, दोनों मिल करके अगर किसी स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, टिश्यू नाम दे देते हैं। बात क्लियर है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे पढ़ाया है ऐसे पढ़ना है, एक एक लाइन एक एक अक्षर का मतलब समझ लेना है, ठीक है? नहीं तो समझ लो गड़बड़ ही होगा फिर। आगे देखिए, वो तेज चल रहे हैं क्या? क्या कुछ पुराने चेहरे दिख रहे हैं आपको, मैं पहचान रहा हूँ पीछे, है ना? एक दो चेहरे इधर भी दिखे थे उस दिन, अच्छा लग रहा है। चलो अब देखिए सुनिए। अरे हमको अच्छा लग रहा हो सकता है हमको भी अच्छा लग रहा हो, वैसे अच्छा लगना ही चाहिए क्योंकि आप लखनऊ में। हाँ, अब देखिए सुनिए। कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं जान के आश्चर्य होगा। क्या जान के आश्चर्य होगा? जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कितने टिश्यू से बनी होती है? ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू 4 ही तरह के होते हैं, उसी से सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उठा के देख लीजिए, 4 ही तरह के टिश्यू आपको मिलेंगे वहाँ, ठीक है? अब कह रहे हैं ये टिश्यू ऑर्गेनाइज होंगे। अब देखिए वही चीज मैंने बताया था कि टिश्यू जो है आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, वो भी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो क्या बनता है? आर्गन बनता है ना? का एग्जाम्पल लेके समझाया था, हार्ट का एग्जाम्पल लिया था। हमने कहा जैसे किसी का भी हार्ट हो, तो टिश्यू चारों तरह के होते हैं, तो हर टिश्यू इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, पहली चीज तो। सब स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है? जो प्रोपोर्शन पैटर्न एक पर्सन में है वही दूसरे पर्सन में भी होता है, नियरली। समझ रहे हैं? यही बात इन्होंने लिखी है कि टिश्यू जब स्पेसिफिक प्रोपोर्शन पैटर्न में ऑर्गेनाइज होंगे तो क्या बनेगा? आर्गन बनेगा। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया, स्टमक हुआ, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हो सकता है, ये सब आर्गन्स हैं ये। अब देखिए यही आर्गन, तो आर्गन की बात कर रहे हैं, करे आर मोर आर्गन्स, जब दो या दो से अधिक आर्गन जो होते हैं करे कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। कैसे? बाय देयर फिजिकल इंटरेक्शन हो, चाहे वो फिजिकली इंटरेक्ट हो, एंड आर लिखा है मतलब फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है, फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दोनों हो सकता है, ठीक है? तो अगर ऐसा कहीं पर इंटरेक्शन दिख रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब ये हुआ कि आर्गन्स जो होंगे फिजिकली या केमिकली या फिजिकली केमिकली दोनों तरीके से आपस में इंटरेक्ट होंगे, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को या कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कराएंगे, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप तो बहुत सारे सिस्टम जान रहे होंगे, ठीक है? अब यही सारे सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉडी बना देते हैं। बात क्लियर? अब देखिए यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, आर्गन्स हैं और आर्गन सिस्टम है। ये क्या करते हैं? स्प्लिट अप द वर्क, मतलब काम का बंटवारा कर देते हैं, मतलब काम को तोड़ देते हैं, अलग अलग काम को बांट लेते हैं। इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आपसे पूछा जाए डिवीजन ऑफ लेबर कौन सो करा, सेल्स सो कर सकती हैं। सेल का मतलब कि एक सेल नहीं, यूनिसेलर की बात नहीं कर रहे हैं, ढेर सारी सेल, है ना? जैसे एक एग्जांपल दिया था कि पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? क्या सारी सेल एक ही काम करती हैं? सबके अपने अपने काम बटे हैं, इसका मतलब वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन अगर एक सिंगल सेल की बात करूँ तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात का। सेल्स शो कर सकती हैं, एक सेल नहीं है, सेल्स की बात हो रही है। टिश्यू शो कर सकता है, ऑर्गन शो कर सकता है, ऑर्गन सिस्टम शो कर सकता है डिवीजन ऑफ लेबर को, ठीक। एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी होल, मतलब इनका कहना है कि सब डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है और बॉडी को सर्वाइवल के लिए क्या कर देते हैं, मतलब उसको एबल बना देते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक। इसके बाद हमने बात करी थी एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू में बताया गया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का स्ट्रक्चर बदल जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सेल का स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद बताया गया था कि टिश्यू जो है ब्रॉडली अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ब्रॉडली क्लासीफाई किया था 4 टाइप्स में। एक है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव है, तीसरा मस्कुलर था, इसका चौथा न्यूरल था। 4 तरह के टिश्यू थे, वर्जिन भी बात हो चुकी थी।
इपिथेलियल की वर्जिन कैसे है? तीनों टर्म से ड्राइव हुआ था ना। दूसरा कनेक्टिव, मेसोडर्म से मस्कुलर, न्यूरल, एक्टोडर्मल। कौन सा टिश्यू है जो तीनों सॉरी, गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। कौन सा टिश्यू है जो मेसोडर्म से ड्राइव नहीं होगा? हाँ, सही, बिल्कुल सही है। चलिए भैया, ये बातें हो चुकी। अब हेडिंग डाल लीजिए, इपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा कहीं किसी सिलेबस से बाहर जाएंगे, लेकिन जहां जाएंगे हम आपको बता देंगे, ठीक? इपी का मतलब होता है अपान, थीलिया का मतलब ग्रो करना या लाई करना, किसी के ऊपर पाया जाना। ये किसी के ऊपर ग्रो होगा या कह सकते किसी के ऊपर पाया जाएगा। ये किसके ऊपर पाया जाएगा? ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर लाई करेगा। समझ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर लाई करेगा, या कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक? वैसे कनेक्टिव टिश्यू कहना ज़्यादा सही है। इपीथीलिया का मतलब यही होता है, इपी का मतलब अपान, थीलिया का मतलब ग्रो होना, किसी के ऊपर ये ग्रो करेगा, ठीक है? पहले इसके स्ट्रक्चर को बना के समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। बनाना नहीं हो सकता, बीच में मिटा दें हम, पहले समझ लेना। मान लीजिए इसकी सेल्स हैं, ठीक है? फिगर उतना अच्छा नहीं बन रहा, समझने के लिए पर्याप्त है। तब ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं। इसके नीचे होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर इसके नीचे होगा कनेक्टिव टिश्यू। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी दो लेयर होती है। ये बात एनसीईआरटी में नहीं की गई है। हाँ, एक है बेसल लेमिना और दूसरा है फाइब्रस लेमिना, ठीक है? दोनों को मिला के ही हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन को कभी कभी बेसमेंट सबस्टेंस भी लिखा जाता है, ठीक है? ये बना रहे हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है आपका। ये दिख रहा पीछे से, वो छोटा तो नहीं है, और बड़ा लिखे, ठीक है? सुनिए, ये सेल्स आप इपिथेलिया है, मतलब इपिथेलियल टिश्यू की सेल्स है,
दूसरी चीज, मैंने कहा ये किसी के ऊपर लाई करती हैं। इनके नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सबस्टेंस कह सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी दो लेयर होती है, एक होता है जस्ट इसके जो नीचे होता है बेसल लेमिना होता है, और फिर इसके नीचे जो होता है फाइब्रस लेमिना होता है, फिर इसके नीचे लगा हुआ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कहने का मतलब कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू पे लाई करेगा। ठीक। इसके अलावा देखिए जो इसकी सेल्स होती हैं बहुत ही पास पास में होती है, बहुत ही क्लोज होती हैं, कम्पैक्ट पैकिंग होती है। ठीक है, अगर कम्पैक्ट पैकिंग होगी तो इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होगा, ज़्यादा होगा? कम होगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब सेल्स के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा। अगर गैप कम है तो इसका मतलब कि वहाँ पर इंटरसेलुलर मटेरियल या इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी कम होते हैं। कम्पैक्ट पैकिंग की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ कम्पैक्ट पैकिंग है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पर इंटर नहीं कर सकती हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो यहाँ पर इंटर नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब ये जो होता है हमारा एपिथेलिया होता है वो एवेस्कुलर होता है, मतलब यहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं होती। अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो क्या लिम्फ की सप्लाई होगी? लिम्फ भी नहीं होगा वहां पर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे लिम्फ क्या है, बाद में भी चर्चा करेंगे। तो ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी और लिम्फ वेसल्स भी यहाँ absent होती है, लेकिन हाँ ये नर्व जो होती है यहाँ तक प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब ये सेंस मतलब कि सेंसरी नेचर का होता है, सेंसेशन है, लेकिन यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अच्छा, ब्लड सप्लाई अगर यहाँ पर नहीं होती है तो इनको बात ये है कि इनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो आप बेसमेंट मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये हाईली परमेबल होती है, बहुत ज़्यादा परमेबल होती है। और ये जो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है ना? सिंपली वो अपने आप डिफ्यूज हो जाता है। सिंपल डिफ्यूजन समझ गए क्या मतलब है? क्या? क्या चीज़? हाँ, किसी भी चीज़ का, किसी पार्टिकल का, किसी सब्सटेंस का अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक, तो वही है, सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज कर जाएगा। बात समझ आई? और एक बात ये भी है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती है ये हाईली रिजनरेशन और रखती हैं, बहुत ज़्यादा रिजनरेशन क्षमता है। इसलिए क्या होता है कि डैमेज हो जाती है फिर से रिजनरेट कर जाती हैं। ठीक ना? बात क्लियर? इतने अच्छा। हाँ, बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना, अभी इसके बारे में हम और लिखेंगे कि किससे बने हुए हैं। हालांकि आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपने एनसीईआरटी में दिया नहीं, इसकी चर्चा नहीं करी है। बस ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की कहीं कहीं पर बात हुई है, जैसे कि आप जब जहाँ डिफ्यूजन की बात करेंगे, जैसे कि आप किडनी में फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, नेफ्रॉन में, वहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करेंगे। जब हम क्या कहते हैं एल्वियोलाई में बात करते हैं, गैस का एक्सचेंज होता है, वहाँ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करी। इसलिए थोड़ा सा जानना जरूरी है तो मतलब जहाँ जहाँ इपिथेलियल टिश्यू है वहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं बेसमेंट सबस्टेंस प्रेजेंट होता है। बात क्लियर? भैया जो लोग बना रहे हैं बना लीजिए। ठीक, उसके आगे हम अभी इसके बारे में थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो अभी बोले नहीं है वो भी हम बोल देंगे, लिख देंगे। अच्छा, समझने के लिए तीन सेल बनाई है, ये मत सोचना कि इपिथेलिया में तीन ही सेल होती है, खाली समझने के लिए ऐसा किया है। एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है, या तो ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है या इनसाइड द बॉडी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। ठीक है, मतलब कि बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा। ये का मतलब ये है कि ये लाइनिंग या कवरिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब जैसे कि ब्लड वेसल है, इसके अंदर लाइनिंग बनाना है। ठीक, ये आ जाएगा। एल्वियोलाई है,
सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियम ही है, कॉमन कैप्सूल है, वहाँ भी लाइनिंग बना रहा। उसके बाद उसमें हाँ, क्या चीज़? डक्ट, हाँ, सब जगह। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जो है लाइनिंग मिल जाएगी। नेफ्रॉन में कई जगहों पर अलग अलग इपिथेलियम लगी हुई है, समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हम बात करेंगे फिगर बना करके पूरा कहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन सा। क्या भैया? तो एक चीज़ और, ये जो बेसमेंट सब्सटेंस कह रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, हाँ सेल्स प्रेजेंट नहीं है, कोई सेल नहीं है, नॉन सेल्यूलर होता है। नॉन सेल्यूलर है, नॉन लिविंग होता है, नॉन सेल्यूलर है, नॉन लिविंग है, बट हाईली परमेबल है, ये ज़्यादा परमेबल होता है। एक्चुअल में जो बेसल लेमिना होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ से आया हुआ है? ये एपिथेलियल सेल्स का सिक्रीशन है, ये एपिथेलियल सेल्स ने सिक्रीट किया है ग्लाइकोप्रोटीन, उसी से बेसल लेमिना बना हुआ है। ठीक है। और दूसरा ये जो आप फाइब्रस लेमिना देख रहे हैं, फाइब्रस मतलब फाइबर से बना हुआ। यहाँ दो फाइबर आपको दिखेंगे, एक कोलेजन फाइबर दिखेगा, एक रेटिकुलर फाइबर दिखेगा। वो सस्पेंड होगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड में। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक hyaluronic एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हालांकि वो बात मैं लिखूंगा नहीं, बस इतना लिखूंगा कि जो है कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर सस्पेंडेड इन द म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहाँ से आया? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का जो सिक्रीशन हुआ ये कनेक्टिव टिश्यू से आया हुआ। इसका मतलब ये है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सबस्टेंस बन रहा है, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एपिथेलियल का भी है और कनेक्टिव का भी है, दोनों ने मिल करके बनाया। बात क्लियर हो गया? या जिनका नहीं हुआ वो पड़ोसी में से देखें थोड़ा। ठीक, चलिए थोड़े से पॉइंट एपिथेलियल के बारे में हम लोग नोट करते हैं। पर दिख रहा कि चमक रहा? दिख रहा है? ठीक। एपिथेलियल टिश्यू है फ्री सरफेस। दिस फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। एक है इसके पास फ्री सरफेस होता है, पहली चीज। फेस आइदर बॉडी फ्लूइड, या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये कवरिंग या लाइनिंग बनाने का काम करेगा। वाइट कवरिंग और लाइनिंग आर सम पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के कुछ ही पार्ट में लाइनिंग कवरिंग कराने का काम करता है। ठीक है। ये डीपीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, आल लिखा हुआ। आल पार्ट ऑफ द बॉडी, आल नहीं, सम। एक छोटे छोटे शब्दों से ना, वर्ड से ही क्या होगा कि पूरा का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। ठीक। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कहाँ सम लिखा, कहाँ आल लिखा। कवरिंग प्रोवाइड करेगा, लाइनिंग प्रोवाइड करेगा फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कुछ पार्ट में। ठीक है। तीसरी बात,
तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे मैंने कहा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा था, 3 डर्म थी हमारे पास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक, उन्हीं से सारे टिश्यू ड्राइव हुए थे। सोचने की बात यह है कि कौन सा टिश्यू सबसे पहले ड्राइव हुआ होगा। इपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले ड्राइव होता है, मतलब इपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले बनता है। ठीक, वो बात मेंशन कर देते हैं, एनसीईआरटी में लिखी नहीं है ये चीज़। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इपिथेलियल ड्राइव फर्स्ट। 1 मिनट, कोऑर्डिनेट लिख देते, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर इपिथेलियल सबसे पहले बनता है। ठीक है, रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है, हाई रीजनरेशन पावर। ठीक है, रीजनरेशन पावर ज़्यादा होती है, अगर डैमेज होता है फिर से वो रीजनरेट कर जाता है। नर्व प्रेजेंट होगी यहाँ पर, लेकिन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स absent है। ठीक, का मतलब ये है कि ये वेस्कुलर है, ये वेस्कुलर होते हैं। ठीक ना, नोट करिए, एक बार फिर से देखिएगा, सुनते रहिए, लिखते रहिए। तो एपिथेलियल टिश्यू सब इसके पास फ्री सरफेस होता है, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा। हमने कहा कि इसलिए ये या तो कवरिंग, लाइनिंग करेगा फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कुछ पार्ट में कवरिंग या लाइनिंग बनाने का काम करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर एपिथेलिया सबसे पहले वर्जिनेट होता है। पावर ऑफ रीजनरेशन की बात करते हैं तो हाई होती है, नर्व प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स यहाँ absent होती हैं। ठीक, क्यों absent होती हैं, अभी उस बात को लिखते हैं, क्योंकि इसकी सेल्स कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। ठीक ना, चलो यही लिख देते हैं इसको भी, बात को। सेल्स कम्पैक्टली पैक्ड है, ये पीछे वाले इतना नीचे दिख रहा हो या ऊपर लिखूं? तो कुछ लोग खंबे के पीछे बैठे हैं, बड़ी मजबूरी है थोड़ा चलो दाएं बाएं होकर के देख लिए, सेल्स कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कम हो जाएंगे। जगह कम दिख रही है यार, दूसरे पे लिखना पड़ेगा। चलो जो लोग जहाँ तक लिखे हैं रहने दीजिए, अगली स्लाइड पे लिखता हूँ इसको। हो गया? अच्छा, इसमें किसी कोई दिक्कत? एकदम सब आसान ही है भैया, एकदम इजी वे में बात कर रहे हैं। हैं? ये वेस्कुलर मतलब कि वेस्कुलर मतलब जहाँ पर वो, हाँ, ब्लड की सप्लाई ना हो, तो ये वेस्कुलर बोल देते हैं कभी कभी ना। क्या? क्या? भैया मैंने कहा, चलिए एक बार बैक होते थोड़ा सा, यहाँ से सारा चीज सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा, सब कुछ सिंपल डिफ्यूजन से। अगर सिंपल डिफ्यूजन न्यूट्रिएंट जा सकता तो ऑक्सीजन O2 CO2 नहीं डिफ्यूज हो सकता? बिल्कुल डिफ्यूज हो जाएगा, हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज। अरे मन में सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लिया, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं थोड़ा सा।
सेल्स कंपैक्टली पैक्ड होती हैं। सेल्स कंपैक्टली पैक्ड होंगे तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। अगर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस घट जाएंगे तो मैट्रिक्स कैसा होगा, लिटिल होगा। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स जो होगा लिटिल होगा, मतलब थोड़ा होगा। यही बात इंसर्टी ने लिखी है, लिटिल मैट्रिक्स, ये लिखा है ना, याद करिएगा। वही थोड़ा सा मैट्रिक्स, वही अगर मैट्रिक्स को हम इंटरसेलुलर सबस्टेंस लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ वही है। प्लस पास पास में इंटरसेलुलर स्पेसेस कम हो गया, मैट्रिक्स इसीलिए कम हो गया वहाँ पर, ठीक है, इसीलिए वो ए बाइस्कुलर है। ये थोड़ा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में लिखते हैं। कहा ये नॉन सेलुलर है, सेल का नहीं है बना हुआ। दूसरी बात ये नॉन लिविंग है। तीसरी बात ये हाईली परमेएबल है ये, बहुत ज़्यादा परमेएबल, ठीक। दो लेयर्स से बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दो लेयर्स हैं। एक तो है बेसल लेमिना, कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स secreted by epithelial cells, ठीक है। दूसरा है आपका फाइब्रस लेमिना, कोलेजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। कोलेजन फाइबर अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन रेटिकुलर फाइबर की कहीं नाम नहीं लिया है। सस्पेंडेड इन पॉलीसेकेराइड secreted by cells of connective tissue। तो आप ये कह सकते हैं कि को बनाने के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एपिथेलियल का भी है और क्या कहते हैं कनेक्टिव का भी रोल है। टेस्ट वगैरह में भले आपसे पूछ सकते हैं, नीट नहीं पूछेगा आपसे कभी ये सारी चीज़। लेकिन आज की डेट में जो टेस्ट भी हो रहा है वो ध्यान से पेपर बनाया जा रहा, आउट ऑफ मतलब ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गया, होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं जाना चाहिए, एप्लीकेशन हो सकता है
एनसीईआरटी का, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं होना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन इतना खतरनाक है हम लोग के लिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर अगर गया, एक पर क्वेश्चन 4,000 रुपये पेनल्टी। क्वेश्चन में गलती, चार, एक क्वेश्चन पे 4,000 पेनल्टी। लैंग्वेज टफ, 4,000 पेनल्टी। मतलब इतने सारे रूल्स हैं उस पे, पेपर सोच सोच के बनाना पड़ रहा है। नहीं, ये जो यहाँ के टेस्ट होंगे वो उसकी बात नहीं हो रही। जैसे ही मतलब एक यहाँ का टेस्ट हो रहा, एक सिटी टेस्ट होता है, उसकी बात नहीं, एक माइल स्टोन टेस्ट होता है। माइल स्टोन टेस्ट जो होता है उसकी बात चल रही है। हाँ, नहीं नहीं, एआईटीएस नहीं, एक माइल स्टोन होता है। कई तरह के टेस्ट होंगे, मैं तो बता रहा था ना कल, 5 तरह के टेस्ट हैं। एक तो ऐसे रैंडम टेस्ट चलता रहेगा बीच बीच में, मतलब हम नहीं लेंगे, सेंटर लेगा। उसके बाद एक सिटी टेस्ट होता है जो खाली लखनऊ का होगा। एक माइल स्टोन टेस्ट होता है, अब वो मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ तक होता है वो। एक माइल स्टोन होता है, उसमें सिलेबस ज़्यादा रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे समराइज फॉर्म में क्वेश्चन, मतलब कि जैसे 2-3 टेस्ट हो गया, सबको एक साथ मिला के ले लेते हैं। उसके बाद अरे जो लोग दिए हैं उन लोगों को पता है। एक उसके बाद एआईटीएस होगा, ऑल इंडिया लेवल पे होगा, वहाँ रैंक आपको दिखानी है अपनी। उसके बाद एक अपना जो सेंटर पे होता है वो, हाँ, नीट बूस्टर टेस्ट, एंड नीट बूस्टर टेस्ट। वो नीट बूस्टर वाला तो भैया बूस्टर ही है, जिनके पास ज़्यादा दिमाग होता है वही लोग देते हैं। तो सबके बस की बात नहीं, क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत टफ होते हैं। आप सबको मिलेगा पेपर, आप करिएगा, देखिएगा। कुछ लोग को अच्छा लगेगा, कुछ लोग डिप्रेस हो जाएंगे देख करके। तो छोटी छोटी गलतियां कराई जाती हैं उसमें। क्वेश्चन सामने आएगा, आपको लगेगा कि जो है आंसर ये है, लेकिन जब आपको कोई बताएगा कि आंसर ये नहीं ये है, तब आपको रियलाइज होगा। जो क्वेश्चन बनाता है उसी के पास सही आंसर होता है। सारे टीचर भी आंसर नहीं दे पाते, एक बार सामने हमारे आएगा तो हम भी धोखा खा जाएंगे। देखना, ये बात समझ में आई भैया? फिर से समझाऊं? नहीं ना? चलिए, इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, है ना? टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू को सिर्फ 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है इन्होंने। किसकी बेसिस पे कैटेगराइज किया है? नंबर ऑफ सेल लेयर की बेसिस पर। देखा कि इपिथेलियल टिश्यू में मतलब सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज हैं या 2 और मोर सेल लेयर में अरेंज हैं, ठीक। इसी की बेसिस, मतलब नंबर ऑफ सेल लेयर की बेसिस पे इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई है। एक सिंपल बनाया, एक कंपाउंड बनाया। अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी तो उसको उन्होंने सिंगल क्या बोल दिया? सिंपल, सिंपल इपिथेलियम बोल दिया। अगर 2 और मोर सेल लेयर थी तो उसे इन्होंने कंपाउंड बोल दिया है, ठीक है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है कंपाउंड की चर्चा तो इन्होंने ज़्यादा नहीं करी है, छोटा सा करके बात कर लिया है। इसके बाद लेकिन इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल इपिथेलियम को फिर से उन्होंने क्लासीफाई किया है। 3 तरीके से क्लासीफाई किया है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनर में। वो किसकी बेसिस पे किया है? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल। देखा कि सेल में किस तरह का चेंजेस दिख रहा है ना, या आप कह सकते हैं हाँ, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स की बेसिस पे इपिथेलियल को फिर से कैटेगराइज किया, सिंपल इपिथेलियम को। तो हेडिंग डाल लिया। पहला तो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स, मतलब सेल लेयर्स की बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। एक है आपका जो है
सिंपल इपिथेलियम और आपका एक कंपाउंड। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। और ये टू आर मोर सेल लेयर्स। तो या दो से अधिक अगर सेल लेयर्स है तो इसको हम लोग कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर इनकी बात करते हैं, ऐसे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगी, ठीक। तो इनकी बात करेंगे, हो सकता है दो ही सेल लेयर हो सकता है कि और भी हो सकती है। आप कह सकते हैं मल्टी लेयर ऑफ सेल्स होती है इसमें। अच्छा, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं और ये मल्टी लेयर ऑफ सेल्स हैं, प्रोटेक्शन में कौन काम आएगा? कंपाउंड आएगा, मल्टी लेयर आएगा, क्योंकि सिंगल लेयर होगी तो डैमेज हो जाएगी, है ना। इसमें क्या है कि अगर एक दो लेयर डैमेज भी होगी तो नीचे की सेल्स रह जाएंगी, ठीक, रिजनरेट कर जाएंगी। इसलिए इसका मेजर फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है, ठीक है। अच्छा, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन रोल प्ले कर सकता है प्राइमरी मेमोरी के बेस पर, बताइए। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कर सकता है ये? कर सकता है ना, बिल्कुल सही है, हाँ। लिमिटेड रोल प्ले करेगा सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में। और ये जो है, ये प्रोटेक्शन में काम नहीं आएगा, इसका मेन फंक्शन ही है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, ठीक ना। चलिए बातें करेंगे, कहाँ मतलब सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन की बातें आगे होगी। तो इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं, इनको फिर से हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक ना। इसकी बेसिस करेंगे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स की बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। सेल्स की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बेसिस पर हम इनको फिर से क्लासीफाई करेंगे तीन तरीके से। नहीं वो बात नहीं यार, नंबर मैंने 1 2 यहाँ डाल दिया है। चलिए ABCD डालते हैं। एक है आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल। अच्छा, सिंपल बोला जाएगा तो समझ आना सिंगल की ही बात चल रही है। सिंपल क्यूबॉइडल। अच्छा, मैंने कहा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब कि सेल की स्ट्रक्चर को देखा गया कि मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर सेल का स्ट्रक्चर फ्लैट दिख रहा था, है ना, चपटा दिख रहा था, टाइल्स लाइक दिख रहा था, ठीक, नाम रख दिया है स्क्वामस, ठीक। अगर सेल्स का स्ट्रक्चर क्यूब लाइक दिख रहा था, क्यूब समझ रहे हैं ना, तो डाइस होता है जो लूडो खेलते हैं, है ना, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स दिख रही हैं तो इसका मतलब हो गया क्यूबॉइडल। अच्छा, ये जो क्यूबॉइडल होता है, इसके सरफेस पे मॉडिफिकेशन देखा गया। इसका सरफेस कभी कभी मॉडिफाई हो जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ क्यूब लाइक सेल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको हमने बोल दिया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर इनके सरफेस पे मॉडिफिकेशन दिखा, मॉडिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है कि उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, फोल्ड होकर के माइक्रोबिलाई बना दे, समझ रहे हैं। अगर माइक्रोबिलाई बना दिया, फ्री सरफेस से माइक्रोबिलाई पाया गया, तो उसका नाम रख देते हैं ब्रश बार्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। अगर फ्री सरफेस पे, फिर से बोल रहा हूँ,
फ्री सरफेस से माइक्रोबिलाई पाएगा। माइक्रोबिलाई क्या होता है? उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन ही होता है। पढ़ा होगा डाइजेशन वाले चैप्टर में कभी ना कभी, बिलाई एंड माइक्रोबिलाई। बिलाई के ऊपर माइक्रोबिलाई पाया जाता है, जो ब्रश वाटर अपीयरेंस शो करता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। तो इनकी फ्री सरफेस पे अगर माइक्रोबिलाई पाया गया तो नाम रखा जाएगा ब्रश वाटर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी लोकेशन की बात हम बाद में करेंगे, कहाँ हो सकता है ऐसा। या हो सकता है कि इनके फ्री सरफेस पे सीलिया पाया जाए। ठीक है, अगर सीलिया पाया जाएगा, सीलिया समझ रहे हैं, जैसे फ्लैजेला होता है वैसे सीलिया होता है, बस साइज में छोटा होता है। ठीक, तो तब उसका नाम रखेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर सीलिया पाया गया तो नाम रखेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बात क्लियर? तो हम इन दोनों को भी लिख देते हैं, इतना नोट कर लिया। आगे चलें। इसी के दो टाइप्स हैं, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें इसी में नंबर 1 करके डाल लीजिएगा, ब्रश वाटर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरा है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यही बताया कि अगर फ्री सरफेस से माइक्रोबिलाई होगा, नाम हो जाएगा ब्रश वाटर। अगर सीलिया होगा तो नाम रखें सिलिएटेड। अच्छा, ब्रश वाटर जो होता है माइक्रोबिलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया, जहाँ एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना है, वहाँ ब्रश वाटर लगा दिया जाता है। सिलिएटेड का मतलब ये होता है, सीलिया क्या होता है? स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल्स को, म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव कराता है, या ओबम भी कह सकते हैं, जो कि अपने में एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराएगा ये, इन्हीं डायरेक्शन नहीं, ध्यान रखिएगा टेस्ट में ऐसा किया जाता है, कहते हैं कि जो है इन्हीं डायरेक्शन मूव करवा सकता है, नहीं, एक डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन हमेशा करवाएगा ये। स्पेसिफिक डायरेक्शन फिक्स रहता है, किधर मूव कराएगा ये। पार्टिकल हो सकता है, डस्ट हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, ओबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आप जैसे आपने लिखा सिंपल हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, इसके बाद तीसरा आप लिखेंगे कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर। अच्छा, कॉलमनर को अगर देखेंगे तो आपको टाल एंड सिलेंडर सेल दिखेंगे। मैंने कहा फ्लैट दिखा तो स्क्वामस बोला, ट्यूब लाइक दिखा क्यूबॉइडल बोल दिया। ठीक, अगर वो टाल एंड सिलेंडर सेल दिखेंगी, लंबी सी सेल दिखेंगी आपको, तो नाम दे देंगे हम कोलमनर, सिंपल कोलमनर। अच्छा, सिंपल कोलमनर जिस तरीके से आपका क्यूबॉइडल मॉडिफाई हो गया था, अगर मान लीजिए सिंपल कोलमनर है, उसके फ्री सरफेस से कोई मॉडिफिकेशन नहीं, तो आप बोल रहे हैं सिंपल कोलमनर है। लेकिन अगर उसके फ्री सरफेस मॉडिफिकेशन हो गया, अब मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है? अगर उसमें ब्रश बॉर्डर हो सकता है तो इसमें भी ब्रश बॉर्डर हो सकता है। ठीक ना, बात समझे? और दूसरी चीज, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जो कोलिमनर एपिथेलियम की सेल्स होती है उनके बीच बीच में एक सेल पाई जाती है, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का नाम सुना होगा, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करने, अगर मान लीजिए उसके बीच बीच में गॉबलेट सेल पाई गई है तो सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज होगी। इसका मतलब ये है कि कोलिमनर जो हो जाएगा अब ये ग्लैंडुलर हो जाएगा, ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उसका फ्री सरफेस पे माइक्रोबिलाई भी हो और गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों का नाम रख देंगे आप, मतलब कि ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगा। अभी मैं सब लिखूंगा। ठीक, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर हो सकता है वो, बात समझे? अच्छा, इनके फ्री सरफेस पर भी सीलिया पाया जा सकता है। अगर इनके फ्री सरफेस पे सीलिया पाया गया तो इनका भी नाम रखेंगे हम सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम रख देंगे। अच्छा, एक और मैं बोल रहा हूँ जो अपने एनसीईआरटी में नहीं, स्टीरियो सीलिएटेड हो सकता है, इनकी फ्री सरफेस पे स्टीरियोसीलिया पाया जाए। अब बात ये है कि स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं? होते सीलिया की तरह ही है, लेकिन बस ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होता है। सीलिया जो होता है वो बेस से लेकर के टॉप तक क्या होता है कि सेम डायमीटर का होता है, जबकि जो स्टीरियोसीलिया होता है वो कोनिकल टाइप होता है, ऐसे होता है, ऐसे कोन लाइक होता है। ठीक,
सीलिया जो होता है ये मोटाइल होता है, मतलब हिल डुल सकता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव करा सकता है। लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है, ये सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। जिससे बोलते हैं अगर इनके फ्री सरफेस पे स्टीरियोसीलिया पाया जाएगा तो नाम रख देंगे स्टीरियोसिलेटेड कोलिमनरी एपिथेलियम बोलेंगे। इसको हम अलग से आपको बता देंगे, बात समझे आप। और एक और पढ़ेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब एनसीईआरटी ने कहा कि इपिथेलियम को हम तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं, स्क्वामस के बॉर्डर लाइन कोलिमनर। लेकिन एक है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। स्यूडो का मतलब होता है फास्ट, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है मल्टी लेयर, मतलब होता है वो सिंगल लेयर ही। इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, कोलिमनर का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। होता सिंगल लेयर लेकिन आपको दिखेगा बाई लेयर दिखेगा, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए मैंने कहा कि सिंपल कोलिमनर एपिथेलियम में भी और हो सकते हैं, मतलब इसके सरफेस मॉडिफिकेशन की बेसिस पर ये कई टाइप के हो सकते हैं। तो जरा उनको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए। मतलब ये भी ब्रश बॉर्डर हो सकते हैं। ये ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, अगर ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है ब्रश बॉर्डर भी हो, ग्लैंडुलर हो, अगर दोनों एक साथ हो गया मतलब माइक्रोबिलाई भी है और ग्लैंड भी है, मतलब गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर हो जाएगा, या कह सकते हैं ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर हो जाएगा। अगर इनकी फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है, नाम हो जाएगा इनका सिलिएटेड कोलिमनर एपिथेलियम। अगर इनकी फ्री सरफेस पे स्टीरियोसिलिया है तो स्टीरियोसिलिएटेड कोलिमनर एपिथेलियम। तीन तरीके का आपने पढ़ लिया, एक और मैं जो लिख रहा हूँ डी, को अलग से लिख लेना, जानते रहिएगा, बाकी टेस्ट में कभी आ सकता है अदरवाइज, क्योंकि इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। हाँ सीडो स्ट्रेटिव। ये सारे टाइप्स हैं, ठीक। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक दो दो लोकेशन की बात करेंगे जो अपने एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा एक दो बाहर से भी बता देंगे। लेकिन एटलीस्ट आप एनसीईआरटी वाला याद रखिएगा, बाहर का याद रखिए ना रखिए वो अलग बात है। सिलोमिक, सिलोम, सिलोम को मतलब बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग करता है, हाँ तो वो स्क्वामस हो जाएगा। मेसोथीलियम जिसको बोला जाता है, हाँ। इंडोथीलियम ब्लड वेसल्स वाला होता है, वो भी स्क्वामस ही होता है। नोट कर लिया भैया, लिख ही लीजिए जल्दी से।
पांचवा फेज है ना, फिफ्थ फेज में है ना। अरे आपका बैच कोड क्या है? 551 है ना। उसमें जो पहला 5 लिखा है वो फेज को बताता है, फिफ्थ फेज है। ठीक है। हाँ, फिफ्थ फेज का पहला बैच है आपका। बीच का जो 5 मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पहला 5 बताता है फेज, लास्ट वाला बताता है कि आपका बैच नंबर क्या है। पहला बैच है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लास्ट, लास्ट कह सकते हैं, हाँ लास्ट ही फेज है ये। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हो सकता है सिलेबस तेज चलेगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं सब, जब वो ATS होना स्टार्ट होगा ना, वहाँ तक आपको खींच के उनके बराबर कर लेंगे। इसलिए हो सकता है थोड़ा सा सिलेबस तेज चले, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो लेकिन अपनी रिदम से पढ़ाऊंगा, हमारा तो ख़त्म ही हो जाता है। भैया किसी को दिक्कत है इसमें क्लासिफिकेशन, मैंने एक बार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कहा है एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल उनको बोला जिसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी, कंपाउंड उनको बोला जिनके पास टू आर मोर सेल लेयर। ठीक। तो कभी कभी यहाँ टू को वन कर देते, वन आर मोर सेल लेयर लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना, वन आर मोर सेल लेयर नहीं है, मिनिमम टू होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, टू आर मोर सेल लेयर होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि ये क्या करेगा, लाइनिंग करेगा, कवरिंग करेगा, सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन, इन सब में रोल प्ले करेगा, उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना। फिर मैंने कहा इनको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बेसिस पर हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर देख करके मैं क्लासीफाई कर रहा था। अगर मुझे लगा कि फ्लैट दिख रहे थे तो मैंने कहा ये स्क्वामस है, मुझे क्यूब लाइक सेल्स दिखे तो मैंने कहा क्यूबॉइडल है। लेकिन कुछ ऐसे क्यूबॉइडल थे जिनके सरफेस से मॉडिफिकेशन दिखा। अगर सरफेस पे मॉडिफिकेशन दिख रहा है तो मुझे दो तरीके की मॉडिफिकेशन दिखा, हो सकता है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के माइक्रोबिलाई बना रही हैं। अगर माइक्रोबिलाई हैं तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो मैंने इनका नाम रख दिया ब्रेस्ट बॉर्डर के बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक। अगर उनके फ्री सरफेस से मुझे सीलिया दिख गया तो मैंने नाम रखा इनका सिलेटेड के बॉर्डर एपिथेलियम। फिर तीसरी जो थी सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, मैंने कहा कि अगर सेल्स से मुझे टाल और सिलेंडर दिख रही थी तो मैंने कहा कि ये कोलुमनर एपिथेलियम है। इनकी फ्री सरफेस पर भी मॉडिफिकेशन दिखा मुझे। तो क्या क्या दिखा, जैसे वहां पर माइक्रोबिलाई दिख रहा था, ऐसे यहाँ भी माइक्रोबिलाई दिख रहा था। माइक्रोबिलाई दिखेगा तो हम ब्रेस्ट बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियम बोलेंगे। अगर मान लीजिए ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि ये जो कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स हैं ऐसे लाइन से लगी होंगी, बीच बीच में कॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होगी जो म्यूकस का सिक्रीशन कर रही होंगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो उससे हम ग्लैंड क्या बोलेंगे, ग्लैंडर कोलुमनर एपिथेलियम बोल देते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन है, ब्रेस्ट बॉर्डर भी है और ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि वहाँ गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट है, तो नाम रख देंगे ब्रेस्ट बॉर्डर ग्लैंडुलर। हो सकता है कभी कभी आपको ग्लैंडुलर ब्रेस्ट बॉर्डर लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस पर। ठीक। अगर उनके फ्री सरफेस पे सीलिया है तो नाम रख दिया हमने सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। अगर फ्री सरफेस पे स्टीरियोसीलिया पाया गया सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए तो नाम रखा स्टीरियोसिलेट कोलुमनर एपिथेलियम। फिर मैंने कहा कि एक और है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है जो अपनी एनसीईआरटी मेंशन नहीं है। ठीक। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड फॉल्स, मतलब कि फॉल्स कोलुमनर एपिथेलियम, या कह सकते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन गलत है मतलब फॉल्स है। ठीक। अब स्टार्ट करें एक एक करके, चलिए हेडिंग डाल लीजिए सिंपल, ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्लैटेंड सेल, एक एक दो, इसमें स्टीरियोसीलिया, देखिए सीलिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनोसीलिया कहते हैं। स्टीरियोसीलिया काइनोसीलिया दोनों एक ही चीज है। ठीक। मैं गलत बोल गया क्या? सीलिया काइनोसीलिया एक ही चीज है। ठीक। स्टीरियोसीलिया अलग है। दोनों में फर्क ये है, दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है अलग होता है। जैसे ये मैंने कहा कि जो सीलिया होता है वो बेस से लेकर के टॉप तक क्या होता है, सेम डायमीटर का होता है, जबकि वो स्टीरियोसीलिया जो होता है कोनिकल होता है। ये मोटाइल है, वो नॉन मोटाइल है। ठीक। अगर ये मोटाइल है तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव करवा रहा, ये नॉन मोटाइल है, ये सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है ना। कहीं पर जैसे कोई किसी चीज़ को रीअब्सॉर्ब कराना है, जैसे कि इपिडिडाइमिस देखेंगे, वास्ट डिफरेंस देखते हैं, सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें से कुछ फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, तो वहाँ पर पाया जाएगा वो। ठीक। अगर देखिए जब वहाँ लिखेंगे ना, थोड़ा सा लिख देंगे इसके बारे में, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये है फ्लैटेंड सेल। एनसीईआरटी ने बस दो लाइन में निपटा दिया है, वही बात हम भी बोलेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर सेल्स मतलब सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल दिखे, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल मतलब सिंगल लेयर हो, फ्लैट सेल्स दिखे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम बोल देते हैं। बात क्लियर? और इनकी बाउंड्री अगर देख रहे हैं, जो बाउंड्री सेल्स की बाउंड्री जो होती है इरेगुलर होती है, बाउंड्री इरेगुलर है तो ऐसे ही बोलते हैं सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, इरेगुलर बाउंड्री हो
वो कंडीशन क्या कहलाती है? सिंपल स्क्वामा सिपिथेलियम कहलाती है। ठीक है। अगर लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन तो एनसीईआरटी ने दो ही दिया है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक ऑफ लंग्स। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें 3 लेयर पाई जाते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। जो ट्यूनिका इंटीमा होती, जो अंदर की लाइनिंग होती है, वो इसी की लाइनिंग होती है, समझ रहे हैं? स्क्वामा सिपिथेलियम ही होती है। उसी को कभी कभी इंडोथेलियम बोला जाता है ना? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को इंडोथेलियम बोला जाता है। इंडोथेलियम जो होता है वो किसका है? वो स्क्वामा सिपिथेलियम ही है। तो उन्होंने सीधे सीधे वाला ब्लड वेसल बोल दिया। जैसे आपसे कभी पूछेंगे इंडोथेलियम में कौन है, यही है, स्क्वामा सिपिथेलियम होती है। ठीक। एयर साइक ऑफ लंग्स, एयर साइक ऑफ लंग्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं। एल्वियोलाई की जब आप लाइनिंग देखेंगे सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर होती है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर ब्लड वेसल्स होती है, मतलब एल्वियोलर कैपिलरी होती है। जो एल्वियोलर कैपिलरी होती है उसकी भी लाइनिंग वही है, स्क्वामा सिपिथेलियम। मतलब कि आपकी, ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे इस तरीके से एल्वियोलाई होती है। इसके बाद यहाँ से ये आपकी ब्लड वेसल ऐसे पास होती है, ब्लड वेसल मतलब एल्वियोलर कैपिलरी होती है। तो यहाँ पर ये जो आप सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखेंगे यहाँ पर, ये स्क्वामा सिपिथेलियम होती है। इसके बाद यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी होगी या बेसमेंट सब्सटेंस होता है। इसके बाद ये जो आपकी एल्वियोलर कैपिलरी है, तो इसकी लाइनिंग भी स्क्वामा सिपिथेलियम होती है, लेकिन इसका नाम रख देते हैं क्या? इंडोथेलियम रख देते हैं। बात क्लियर? तो इन्होंने दो लोकेशन बताया, वाला ब्लड वेसल, एयर सैक ऑफ लंग्स। ठीक, याद रखिएगा इनको। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे उन्होंने अभी कहा सीलोमिक एपिथेलियम, सीलोम जो हमारी बॉडी कैविटी होती है, बॉडी वाल गट वाल के बीच में कुछ स्पेस होता है जो कि मेसोडर्म के द्वारा लाइंड होता है। ठीक, तो वहाँ पर भी क्या है? इन्हीं की लाइनिंग होती है। ठीक, इससे बोला जाता है मीजोथेलियम बोला जाता है। ये ब्लड वेसल है इंडोथेलियम, वो है मीजोथेलियम। अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि बॉमन कैप्सूल जो होता है, सुना होगा ना, नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक, तो जो बॉमन कैप्सूल होता है, जहाँ से मतलब उसे रीनल ट्यूबल की स्टार्टिंग बोला जाता है, ऐसे होता है। ठीक, तो जो उसका इनर वाल होती है, इनर लेयर होती है, जिसको हम पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं, पोडोसाइट सेल, जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन स्लिट जो बनता है, वो किसका बना हुआ है? स्क्वामा एपिथेलियम से। वहाँ फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है। बात क्लियर? तो थोड़ी सी बातें लिखते हैं हम इसमें। अच्छा, फंक्शन की अगर बात करते हैं, फंक्शन क्या कर रहा है? देखिए, डिफ्यूजन कराने का काम कर रहा है। डिफ्यूजन कहाँ चल रहा है? जैसे एल्वियोलाई में डिफ्यूजन चल रहा है, क्लियर बात है। देखो यहाँ से क्या चला, O2 का इधर डिफ्यूजन चल रहा, CO2 का इधर डिफ्यूजन चला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा। इसके अलावा देखिए फिल्ट्रेशन में भी काम आएगा। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला? उसने ये कहा कि जो है डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा, फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक, तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का काम कर रहा है। इसके अलावा क्या फिल्ट्रेशन में काम नहीं आएगा? आएगा, फिल्ट्रेशन भी करवाएगा। मैंने कहा बॉमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन तो चल रहा वहाँ पर, तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन भी होगा। ठीक, तो इतनी बातें हम नोट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, एनसीईआरटी से बाहर की अगर बात करते हैं, इसको टेसलेटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। नाम कभी कभी आ जाता है टेस्ट में, टेसलेटेड। अगर मतलब ये टाइल्स लाइक दिखती है तो टेसलेटेड बोला गया है। अगर इन्हीं मतलब कि ये बेबी अपीयरेंस होता है, इनको एक नाम और देते हैं टेसलेटेड के अलावा, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। कभी कभी टेस्ट वाले कहते हैं कि पेवमेंट एपिथेलियम किसको कहते हैं, तो स्क्वामस एपिथेलियम को कहते हैं। टेसलेटेड इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हम थोड़ी सी नोट करेंगे। स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा इनका, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल है। बाउंड्री ऑफ सेल ऐसी है, इरेगुलर है। मतलब बाउंड्री इरेगुलर दिख रही हो, का मतलब ये है ये स्क्वामस एपिथेलियम है। लोकेशन की बात करते हैं थोड़ी सी। उन्होंने कहा कि वाला ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की वाल में पाए जाएंगे, इसका मतलब ये इंडोथेलियम इन्हीं को बोला जाता है, मतलब इंडोथेलियम में पाए जाएंगे। ठीक, एयर सैक ऑफ लंग्स, इसका मतलब ये एल्वियोलाई की बात चल रही है।
तो एक दो और लिख लीजिए मन करे तो। ये दो तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इनर वॉल ऑफ कॉमन कैप्सूल। लाइनिंग आप बॉडी कैविटी कह सकते हैं। बॉडी कैविटी की लाइनिंग करते हैं, इसका मतलब मीजोथेलियम, इनको याद कर लीजिएगा। एक मिनट, बॉडी कैविटी का मतलब ये है, टीलोम की बात चल रही है यहाँ। ठीक, अब मीजोथेलियम लिख लीजिएगा। कभी कभी यही पूछ लेते हैं मीजोथेलियम में कौन है, तब भी वही है। ठीक, और एंडोथेलियम बोलेंगे तब भी वही है। फंक्शन, की बात एनसीईआरटी में लिखी, फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन की बाउंड्री बना रहे हैं ये, पहली चीज। इसके अलावा फिल्ट्रेशन भी लिख लीजिए, फिल्ट्रेशन वहां पर चल रहा है। बस इतनी बातें याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अगर इतना पढ़ने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक, समझ जाना कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर था। हाँ, ये हो सकता है इसी लाइन में गोल गोल आपको घुमा सकता है, लैंग्वेज में घुमा सकता है। ये रहा इस कॉमस सीपी थीलियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइडल। क्या भैया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बस इतना याद रखना, सिंगल लेयर ऑफ सेल, देखो सिंपल चल रहा है तो मतलब सिंपल इपिथेलियम ही पढ़ रहे हो, हर जगह सिंगल ही लेयर चलेगी, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बाउंड्री इनकी रेगुलर बताई जा रही है, सेल्स की बाउंड्री रेगुलर होगी। एग्जाम्पल मेन है वो पूछा जाता है, आप याद रखिए। वाला ब्लड वेसल एंडोथेलियम, एयर सैक ऑफ लंग्स मतलब एल्वियोलाई की चर्चा हो रही है। इनर वाला बॉमन कैप्सूल ना, वहाँ पर भी होंगी। लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी मतलब सीलों में भी होंगी, मीजोथेलियम में होंगे मतलब। और डिफ्यूजन कराने का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन भी करा देंगे। ठीक है, इतना याद रखना है आपको अच्छे से। आगे बढ़ूँ? चलिए, दूसरा है आपका सिंपल कीवर्डल। देखिए सेल्स क्यूब लाइक दिख रही हैं, ठीक है। तो सुनिए, क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होंगी, पहली चीज। पहला पॉइंट तो ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। और ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर हम इनके लोकेशन की बात करते हैं, ये एनसीईआरटी ने बोला है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। लेकिन ये लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बताया कि किडनी में कहाँ, सॉरी नेफ्रॉन में कहाँ है। अभी हम उसको बना के देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, पूरा नेफ्रॉन का। ठीक, हाँ,
तो पीसीटी में दिख जाएगा आपको, और हेले लूप में भी दिखेगा आपको। ठीक है, और कहाँ दिखेगा? कलेक्टिंग डक्ट में भी दिखेगा। सबके आंसर सही जा रहे हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पहला पॉइंट लिखिए, फिर आगे बता रहे हैं। स्ट्रक्चर हो गया। ने कहा कि डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, द किडनी, ये हो गया। और एक बात और इसमें ध्यान रखना है ये अगर फंक्शन की बात करते हैं तो सिक्रीशन एब्जॉर्शन इनका भी काम होगा। सिक्रीशन करवाएंगे, एब्जॉर्शन करवाएंगे। अच्छा, ये कुछ जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ। जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जर्म्स, जानते जर्म सेल का नाम सुना है, जो गैमेट्स बनाती हैं, है ना? तो गैमेट बनाने वाली सेल जो होती हैं यही होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है। टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर में डिवीजन करके ये क्या करती हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, फंक्शन मैंने कहा सिक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन, तीन चार बातें हैं वो आप नोट कर लीजिए। किसमें? काहे नहीं होगी, बोल तो रहा हूँ टेस्टिस एंड ओवरी गोनाड्स में होती है मतलब। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। स्ट्रक्चर लिखना था, एक मिनट, ये लिख लेना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। लोकेशन, लोकेशन वही दो लिखना, अभी आगे इनको हम दिखाते हैं। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। फंक्शन की अगर बात करते हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन भी कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं। ये बात भी चाहे तो नोट कर लीजिएगा। आल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, एनसीईआरटी के बाहर है। इनको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है, बोला जाता है। हम गैमेट्स बनाते हैं। गोनेट्स भी कर सकते हैं, गोनेट्स सीधे टेस्टिस ओवरी ना लिख करके गोनेट्स लिख सकते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है क्योंकि गोनेट्स में ये क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। ठीक ना? कभी मॉड्यूल वगैरह में हो सकता है जर्मिनल एपिथेलियम से रिलेटेड दिया हो। बार इस चैप्टर से शायद मुझे लग रहा है 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, जिन्होंने दिया होगा महसूस किया होगा, अगर याद हो तो। 4 थे या 5 थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इस बार 4 थे तो पिछली बार 5 थे, अगर पिछली बार 4 थे तो इस बार 5 थे। 4 ही 5 आए थे लगातार। तो किसी चैप्टर का वेटेज नहीं होता है, ये एक बात ध्यान दीजिएगा। वेटेज देख करके कभी मत पढ़िएगा।
ये लोग वेटेज वेटेज कुछ नहीं देखते हैं, रैंडम उठाते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, नहीं तो दो क्वेश्चन आता, कभी कभी तीन आ जाता है। अब नॉर्मल कंडीशन में 4 5 भी उठा लेते हैं। एक बार तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का दूसरा चैप्टर है, वहाँ से 5 क्वेश्चन उठा के छाप दिया था। मूड की बात होती है उनकी। ठीक है, तो एवरेज मान लो कि एक चैप्टर से दो क्वेश्चन आने हैं, 38 चैप्टर है, अगर डिलीट नहीं होता है तो 38 गुना के कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। किसी किसी से तीन तीन उठा लेंगे, अगर किसी से एक उठाएंगे तो किसी किसी से ज़्यादातर तीन उठा लेंगे। इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा सारे चैप्टर्स को। हो गया। चलिए, मॉडिफिकेशन डालिए, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम मॉडिफिकेशन, मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, पहला है ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल। अगर इनका फ्री सरफेस इस तरीके से मॉडिफाई हो गया, ब्रश बॉर्डर बना लिया, ठीक है, ठीक नाम रख देंगे हम लोग, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम रख देंगे। ये है माइक्रोबिलाई, सॉरी, ठीक ठीक, माइक्रोबिलाई है। अगर फ्री सरफेस से माइक्रोबिलाई है, नाम रख दिया ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। इन फ्री सरफेस है माइक्रोबिलाई। ठीक, अगर फ्री सरफेस माइक्रोबिलाई है, जिससे हम नाम देंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। लोकेशन की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल्स, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, सिटी ऑफ फ्रान, नेफ्रॉन की पीसीटी में पाया जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए है ये। ठीक, इसलिए बताया जाता है कि नेफ्रॉन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है पीसीटी में होता है। अगर पीसीटी होता है ना, हेले लूप होता है, पीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, रीअब्जॉर्प्शन तो सब जगह हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, वहाँ पर यही क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। में सारी इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं वहीं से। तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल की बात करी जाए तो थोड़ा इनका भी ऐसे कुछ देखिए। 7 मिनट बच्चे हैं। ये सीलिया मान लीजिएगा। ठीक है? अगर फ्री सरफेस पे सीलिया है, हो गए सिलिएटेड। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसी बात को जो है, इसी लाइन को में लिख दिया कि डिवाइडल नहीं, उसने कहा इपिथेलियम में है माइक्रोबिलाई, है ना। एग्जाम्पल फिर उन्होंने लिख दिया पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन लिख दिया सीधे। ठीक, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए माइक्रोबिलाई है, फ्री सरफेस माइक्रोबिलाई है, तो ब्रश वाटर हो जाएगा,
अगर सीलिया होगा तो नाम हो जाएगा सिलेटेड इपिथेलियम। बस वही बात यहाँ भी लिखेंगे, पेन फ्री सरफेस हैव सीलिया। अगर इनके फ्री सरफेस पे सीलिया पाएगा, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे हम लोग, ये एनसीईआरटी से बाहर लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल वहाँ दिया नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में क्या करेगा ये? मैंने कहा सीलिया का काम होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी को मूव कराना होता है। अब फिल्ट्रेट जो होता है कलेक्टिंग डक्ट में एक डायरेक्शन में चलेगा? अरे भाई, डीसीटी, ढेर सारी डीसीटी आकर के कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं, ठीक है। अब उसमें फिल्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में चलेगा? ऐसा तो है नहीं कि अभी फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन फिल्ट्रेट चलता है। उसकी करंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है? किवाडल, सिलेटेड किवाडल एपिथेलियम लगा दिया जाता है। समझ गए? आप प्रश्नवाचक नज़रों से देख रहे हैं, नहीं समझ पाए? अरे मैं कह रहा था कलेक्टिंग डक्ट में लगाया गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब क्यूबॉइडल सिलिएटेड लगा हुआ है। सीलिया का काम क्या होगा? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन फिल्ट्रेट को मूव कराएगा। बस यही, इतना सा, और क्या है? क्या कम बचा, नेफ्रॉन बनेगा कि नहीं? 4 मिनट बचे हैं, हो जाएगा? हैं? क्या ख्याल है बताइए? हो जाएगा ना? ये देखिए, पढ़ने के लिए कितने एक्साइटेड। चलिए ठीक है, अगर आप, देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्लास ही कराना होता है हर जगह। है? मजा आ रही है? क्या चीज़? स्पीड में बनाओ? लेकिन आप लोग, दिक्कत है यार। क्या रिवाइज करवा दें? जितना पढ़ाया है? चलिए ठीक, अगर आपकी इच्छा यही है, हम रिवाइज करवा देते हैं यहाँ से। आज वाला या पहले वाला भी? आज वाला? चलिए देखिए ठीक है, कापी किताब बंद कर दीजिए, खाली देखिए। है? देखिए मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल का मतलब, इपी का मतलब पान, थीलिया का मतलब ग्रो होना, किसी के ऊपर ग्रो होता है इसलिए नाम रखा गया एपिथेलियल टिश्यू। ठीक। फिर हमने कहा कि देखिए ये सेल्स ऑफ इपिथेलियम है। इपिथेलिया की जस्ट नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो लेयर होती हैं, एक है बेसल लेमिना, दूसरा है फाइब्रस लेमिना। ठीक। दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, बेसमेंट सबस्टेंस भी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद मैंने कहा इसी के जस्ट नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ। और मैंने कहा कि इसकी सेल्स जो होती है बहुत पास पास होती है, कंपैक्टली पैक्ड होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होंगे, इसका मतलब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कम होगा। ठीक। क्लियर? तो अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस कम है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स यहाँ जा नहीं पाएंगे। अगर ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स नहीं सप्लाई हो रही, इसका मतलब इससे हम लोग बोलते हैं इपिथेलिया कैसा होता है? एवेस्कुलर होता है। ठीक। लेकिन नर्व की सप्लाई हो जाती है। अब देखिए इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट गैसेस ये सब कैसे मिलेंगे, या कहाँ से मिलेगा? ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलेगा, वो भी सिंपल डिफ्यूजन से होता है। यहाँ से जो है सीधे सीधे डिफ्यूज हो जाता है। क्यों डिफ्यूज हो जाता है? क्योंकि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये हाईली परमेबल होता है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, मैंने कहा था कि ये नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, नॉन लिविंग है, हाईली परमेबल होता है। ठीक। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर? सिंपल डिफ्यूजन से हो जा रहा। चलिए अब देखिए, मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा। ठीक। इसका मतलब ये है कवरिंग प्रोवाइड करेगा, लाइनिंग प्रोवाइड करेगा। कितने पार्ट को? सम पार्ट को, सारे पार्ट को नहीं, कुछ बॉडी के पार्ट को लाइनिंग या कवरिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए हमने कहा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इपिथेलिया ही ओरिजिनेट होता है, चारों टिश्यू में सबसे पहले इपिथेलिया ओरिजिनेट होता है। हाई रीजनरेशन पावर होती है क्योंकि बार बार डैमेज होता है तो फिर से रीजनरेट हो जाता है। नर्व प्रेजेंट होगी, लेकिन मैंने कहा ब्लड वेसल्स और क्या कहते हैं लिम्फ वेसल्स एब्सेंट होती है, इसका मतलब ये वैस्कुलर होता है। ठीक। इसके बाद देखिए मैंने कहा कि सेल्स कंपैक्टली पैक्ड होती है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स स्पेसेस कम होगा, मैट्रिक्स भी कम होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएंगे आप, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर सेल का नहीं बना हुआ है, नॉन लिविंग होता है, हाईली परमेबल होता है। इसके बाद मैंने कहा इसकी दो लेयर होती हैं, बेसल लेमिना, फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। ये ग्लाइकोप्रोटीन आया कहाँ से? एपिथेलियल सेल से आया हुआ है। ठीक। इन्हीं का सिक्रीशन होता है एपिथेलियल सेल्स का। और फाइब्रस लेमिना दो चीज से बन के मिलकर बना हुआ है, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। ये दोनों
फाइबर्स किस में सस्पेंडेड होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड में सस्पेंडेड होते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहाँ से आता है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स का सिक्रीशन है। ठीक, इसके बाद देखिए मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू को फिर से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर की बेसिस क्लासीफाई किया एपिथेलियल टिश्यू को दो कैटेगरी में, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल इसलिए बोला क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी। कंपाउंड हम बोलते हैं टू आर मोर सेल लेयर अगर होती हैं तो हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इनका मेन काम होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, उनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन होता है। ठीक, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स की बेसिस पे देखते हैं। ये तीन तरह के हो जाते हैं, सिंपल, स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल। अगर सेल्स मुझे फ्लैट दिख रही थी तो मैंने कहा स्क्वामस है, अगर मुझे क्यूब लाइक दिखा तो मैंने कहा कि ये क्यूबॉइडल है। ठीक, क्यूबॉइडल में देखा क्योंकि सरफेस मॉडिफिकेशन दिखा। अगर उनके फ्री सरफेस पे माइक्रोबिलाई दिखा तो मैंने कहा कि ब्रश बॉर्डर हैं। अगर फ्री सरफेस पे सीलिया दिखा तो मैंने कहा सिलेटेड हैं, ये सिलेटेड क्यूबॉइडल हैं। अच्छा, कोलिमनर कब बोला मैंने कहा कि जब ये टाल सिलेंडर सेल दिखी मुझे तो मैंने कहा कि ये कोलिमनर है। कोलिमनर में भी मॉडिफिकेशन मुझे दिख रहे थे। अब देखिए अगर उनकी फ्री सरफेस माइक्रोबिलाई दिखेगा तो हम ब्रश बॉर्डर नाम दे देंगे। अगर फ्री सरफेस पे ग्लैंड दिख रही, ग्लैंड का मतलब वो गॉबलेट सेल दिख रही थी म्यूकस सिक्रीशन कर रही थी, तो मैंने कहा कि ये ग्लैंडर हो गई। अगर दोनों चीज मुझे दिख रहा कि ब्रश बॉर्डर भी है ग्लैंडुलर भी है तो दोनों नाम मिला के लिख देंगे, ब्रश बॉर्डर और ग्लैंडुलर, या ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कह सकते हैं। फ्री सरफेस अगर सीलिया इनके दिख जाएगा तो हम कहेंगे कि ये सिलेटेड कोलिमनरी एपिथेलियम हो गई। स्टीरियोसीलिया दिख रहा है तो स्टीरियोसीलिएट हो जाएंगे। एक अलग से मैंने कहा कि इन्हीं का मॉडिफाइड फॉर्म होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब फास्ट स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है। ठीक, अब इसके बाद मैंने कहा कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में देखिए सिंपल सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल है, बाउंड्री रेगुलर है, इसका मतलब ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। लोकेशन आपको बताया था वाला ब्लड वेसल मतलब एंडोथेलियम है। एयर साइक ऑफ लंग्स मतलब एल्वियोलाई में, दोनों जगह पर ये क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन करवाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा इनर वाला बॉमन कैप्सूल यहाँ फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है। लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी ये क्या कहते हैं मेसोथेलियम की भी लाइनिंग, मतलब सीलों की लाइनिंग भी यही करवाती हैं। एक फंक्शन इनका देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनवा रहे हैं। अदरवाइज आप हेली लूप उसमें देखते हैं तो इसका हेली लूप कह रहे हैं मतलब बॉमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है वहाँ। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा सिंपल क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, और सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन मेन फंक्शन है। ये जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है गैमेट्स बनाने का काम करती हैं गोनेट्स के अंदर में। ठीक है, इसके बाद देखिए मॉडिफिकेशन इनका देखेंगे, ब्रेस्ट बॉर्डर की बॉर्डर एपिथेलियम, फ्री सरफेस माइक्रोबलाई है तो हमने कहा कि ये क्या है, ब्रेस्ट बॉर्डर की बॉर्डर पीसीटी अपने नेफ्रॉन में सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, सिलिएटेड की बात करते हैं कि अगर फ्री सरफेस सीलिया दिखा तो हमने कहा सिलिएटेड हो गई है। ये आपको कलेक्टिंग डक्ट में दिखेंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन में फिल्ट्रेट को मूव कराने का काम करती हैं। बात क्लियर, अच्छे से पढ़ लेना एनसीईआरटी। थैंक लगा दें। ये भैया थैंक यू, जाइए चाय वाय पीजिए, सुबह से आए हुए हैं आप लोग।